नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हॉरर सिनेमा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी लोगों के लिए मैं 2 कहानियाँ लाई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं कि मौत के बाद आत्मा को शांति मिलती है, लेकिन कभी कभी मरे हुए भी जिंदा लोगों से बात करना चाहते हैं। आज की कहानी है मुर्दा घर की, जो कि एक ऐसी जगह जहां जिंदगी और मौत के बीच दीवार बेहद पतली है। रवि एक छोटे से शहर का लड़का, जो कि एक गरीब घर का था। उसके माँ बाप दोनों खेतीहर मजदूरी करते थे। मजदूरी करके उसके माँ बाप उसको पढ़ाते लिखाते और लालन पालन करते थे। रवि की एक बहन भी थी। लगभग रवि 10 या 11 साल का होगा तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी माँ ने उसको मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया और जैसे ही वो पढ़ लिख के बड़ा हुआ, उसने एक सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर की नौकरी कर ली। उसकी रात की ड्यूटी मुर्दा घर, जहाँ पे पोस्टमार्टम हाउस होता है, वहाँ पर लगी। वहाँ सिर्फ लाशें होती थीं, ठंडे लोहे की टेबल पर, और एक अजीब सी गंध फैली होती थी। बाकी जो स्टाफ थे वो अक्सर उस जगह से डरते थे, लेकिन रवि एक ऐसा लड़का था जो कि मेहनती भी था और निडर भी था। और वो हंसते हुए कहता भी था कि अरे भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये सब दिमाग का खेल है। पहली रात जब गया वो ड्यूटी के लिए, तो उसको अंदर घुसते ही अजीब सा अनुभव हुआ। उसे लगा कि जैसे कोई उसका नाम धीरे धीरे पुकार रहा हो। और जब वो अंदर दरवाजे के दाखिल हो रहा था तो जैसे लगा कि उसके साथ एकदम उसके कंधे से कंधा मिला के कोई परछाई उसके साथ अंदर गई है, और जैसे उसके कान में कोई कह रहा हो, रवि रवि। इधर उधर देख के चौंक रहा था और बोला कि कौन है वहाँ, कौन है वहाँ। तब तक एक लोहे की ट्रे गिरने की तेज आवाज हुई, और लोहे की ट्रे गिरते ही अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रवि ने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, बस सिर्फ और सिर्फ लाशें पड़ी हुई थी। उसने अचानक से चारों तरफ देखते देखते अचानक से एक कोने में उसकी नजर गई, जहाँ एक लाश रखी थी। उस पर एक सफेद कपड़ा पड़ा हुआ था। अचानक वो कपड़ा अपने आप हिलने लगा। रवि अंदर से डर तो रहा था और मन में सोच रहा था, हे भगवान, ये क्या हो रहा है। और वो कपड़ा फड़फड़ा रहा था अजीब सा, जैसे लग रहा था कि अंदर से कोई सांस ले रहा हो। फिर धीरे से एक डरावनी आवाज आई, भाग जा नहीं तो यही रह जाएगा। फिलहाल वो रात तो जैसे तैसे रवि की कट गई, लेकिन सुबह हुई तो उसके जो दोस्त थे रवि के, उसे कह रहे थे कि रवि डरा हुआ भी था। रवि से कह रहे थे कि रवि, हम तुझे समझा रहे थे कि वहाँ रात में मत रुका कर। पिछले साल पता है, एक चौकीदार अचानक वहाँ पे मर गया था, और जैसा तू अभी डरा हुआ है ना, तेरे चेहरे पे जो डर है वैसा ही डर उसके चेहरे पे भी था। रवि सब बातों को दरकिनार करते हुए बोला, अरे यार, ये सब बकवास है, मैं वहाँ का सच जान के रहूँगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जब दूसरी रात हुई, दूसरी रात रवि ड्यूटी के लिए गया। अचानक दरवाज़ा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका अचानक से आया, और देखा रवि को जैसे फील हुआ कि वो अकेला नहीं है। जैसे उस रात एक परछाई उसके साथ थी, आज लग रहा था जैसे कई लोग उसके आगे पीछे घूम रहे हों। बस वो उनको देख नहीं पा रहा था, बस महसूस कर पा रहा था। और कई जगह से दीवारों से फुसफुसाहटें आ रही थी, रवि मदद कर, हमें न्याय दिला। रवि फिर डर के चिल्लाने लगा, कौन हो तुम लोग, मुझे अकेला छोड़ दो, कौन हो। तब तक का उस कमरे की अलमारियां अचानक से खुलने बंद होने लगी, धड़ाम धड़ाम की आवाज। और रवि की आंखों के सामने मरे हुए खून से सने लोग खड़े थे। उनकी आंखें जो थी वो एकदम खाली थी, उनमें गुस्सा था, दर्द था। एक औरत की आवाज आई कि हमें मार दिया गया, लेकिन किसी ने सच नहीं जाना। हम यहीं कैद हैं, जब तक कोई हमारी कहानी नहीं सुनेगा हम चैन नहीं पाएंगे। रवि मदद कर। रवि बोला,
कांपते हुए कि मैं क्या कर सकता हूँ? तो औरत बोली, सच बता वरना अगला नंबर तेरा होगा। छोड़ेंगे नहीं, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर भी रवि हिम्मत बांध के भागने के लिए अभी आगे बढ़ा ही था कि उसके सामने दो लाशें ऐसे खड़ी हो गईं। एक लाश का चेहरा उसकी माँ की तरह और एक लाश का चेहरा उसकी बहन की तरह। रवि एकदम डर के सूखे पत्ते की तरह थर 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 कांप रहा था। और फिर वो ये सब भूल कर कि यहाँ से बचना ही सबसे अच्छी बात होगी, कि ज़िंदगी बचानी है तो भागना पड़ेगा। रवि जोर से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। पीछे मुड़ा तो देखा सारी लाशें खड़ी थीं, सफ़ेद कपड़ों में एकदम खून से सने हुए उसकी ओर बढ़ रही थीं। रवि चिल्लाते हुए बोला, बचाओ बचाओ बचाओ। अचानक से चीखा और फिर सन्नाटा हो गया। फिर जब अगली सुबह हुई तो जब लोग वहाँ पहुँचे मुर्दा घर में, तो रवि फर्श पर बेहोश पड़ा था। उसकी धड़कनें चल रही थीं, लेकिन उसके होंठ बार बार यही बुदबुदा रहे थे, उन्होंने कहा है न्याय, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। दोस्तों उसके बाद रवि ने अस्पताल की नौकरी छोड़ दी। कहते हैं आज भी उस मुर्दा घर में रात को फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। शायद वो आत्माएं अब भी अपने सच का इंतज़ार कर रही हैं। और अगली बार अगर आप भी किसी मुर्दा घर के पास से गुजरें तो याद रखिएगा, शायद कोई आपको पुकार रहा हो। ये कहानी है गोरखपुर में मेरे अपने गांव की, जहां मेरे गांव के एक चाचा जी रहते थे। वो बहुत विद्वान थे, बहुत विद्वान पंडित थे और भागवत कथा करने के लिए बहुत उनका नाम था। भागवत कथा करने के लिए वो इंसान भी बहुत अच्छे थे स्वभाव से। वो भागवत कथा का वाचन करने के लिए दूर दूर जगहों पे जाया करते थे। तो ये बात है साल 1990 की। एक बार चाचा जी को कथा सुनाने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। जब कथा समाप्त हुई तो वहाँ पर सभी लोगों ने चाचा जी को सम्मानपूर्वक आग्रह किया कि रात यहीं रुक जाइए पंडित जी, क्योंकि बहुत रात हो गई है। लेकिन चाचा जी ने बहुत ही आदरपूर्वक रात को वहाँ रुकने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि चाचा जी की बूढ़ी माँ उनका घर पे अकेले इंतज़ार कर रही होंगी कि कब आएंगे, और वो बीमार भी रहती थी। तो चाचा जी को चिंता थी कि अगर वो नहीं पहुँचे, तब फ़ोन तो था नहीं कि फ़ोन करके बता दें कि मैं आज यहाँ रुक रहा हूँ तो माँ चिंता ना करे। तो इसलिए चाचा जी ने यही निश्चय किया कि मुझे जाना होगा। तो चाचा जी निकले जब, तो गांव पहुँचते पहुँचते लगभग रात के 12 बज गए। जैसे ही गांव के अंदर सड़क पे चाचा जी ने अपनी साइकिल डाली तो वहाँ सड़क के रास्ते में बीच में एक तालाब पड़ता है। उस तालाब के किनारे से जैसे ही साइकिल को अपने लेके निकले तो देखे कि अचानक इस वक्त उस तालाब पर कोई औरत कपड़े धो रही थी। तो चाचा जी को लगा कि इतनी रात को कौन सी औरत आके, लगभग 12 या 12:30 हो रहे होंगे, इतनी रात को कौन कपड़े धो सकता है। चाचा जी ने मन में कुछ खटक सी हुई कि ये कुछ ठीक नहीं है, और चाचा जी को लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इतनी रात को उनको निकलना नहीं चाहिए था। फिर भी उधर ना देखते हुए धीरे धीरे चुपचाप साइकिल अपना चलाते हुए एक सीधे रास्ते चलते रहे। अचानक से चाचा जी की नज़र उसके पैरों पे पड़ी, उस औरत के। उसके पैर उल्टे थे और वो बार बार अपना सर ऐसे ऐसे करके घुमा रही थी तेज तेज हवा में, और अपने लंबे लंबे काले बाल उस तालाब में डुबो रही थी, निकाल रही थी, डुबो रही थी, निकाल रही थी। चाचा जी को तो पसीना पसीना हो गए, एकदम शरीर जैसे लगा कि ठंडा हो गया है। लेकिन फिर भी चाचा जी ने मन को अपने एकाग्र किया और चुपचाप चलते चले गए। आगे पहुँचे ही तब तक वो औरत उनका साइकिल पकड़ ली। लेकिन जैसे ही उन्होंने, उस औरत ने साइकिल को पकड़ा, चिल्ला के उस साइकिल को छोड़ दिया, क्योंकि जैसे लगा किसी अंगारे को छू दिया उसने। क्योंकि चाचा जी ने पहले ही इस बात को भांपते हुए कि ये सही नहीं है, यहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ है, अपने आप को, अपने साइकिल को मंत्रों से पहले ही अभिमंत्रित कर दिया था। तब वो औरत तेज और गुर्राते हुए बोली कि तू आज तो बच गया पंडित, लेकिन अगली बार तुझे नहीं छोड़ूंगी।
आज तक यहाँ से कोई भी बच के नहीं जा पाया है। दोस्तों उस दिन के बाद चाचा जी जब भी कथा करने कहीं भी जाते थे तो वापस रात में लौट के नहीं आते थे, सुबह ही आते थे। और उनका अनुभव हम लोगों को उन्होंने सुनाया तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो अगर मेरी कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक। थैंक यू।